प्यारे साथियों नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में भी रहे बिल्कुल सभी साथी एकदम शानदार ढंग से लग चुके होंगे। आज हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की दूसरी प्रश्नोत्तरी होगी। एक प्रश्नोत्तरी आपने देखा और उसमें 30 प्रश्नों के जो लेवल थे वो बिल्कुल बेसिक से उठाए गए हैं और जितने भी सवाल है मेरे भाई सब प्रीवियस ईयर के हैं। चाहे वो यूजीसी नेट में आया हो, चाहे वो एमपी एमपी में आया हो, चाहे राजस्थान लेक्चरर पे आया हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ की देख सकते हैं, है ना, चाहे यूपी की बात की जाए, ये सभी एग्जामों को लेकर के जितने भी सवाल कहीं से भी आए हुए हैं वो सभी सवाल हिंदी साहित्य के आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूं। तो बिल्कुल आज सेट नंबर हमारा दूसरा होगा, दूसरी प्रश्नोत्तरी होगी और इस दूसरी प्रश्नोत्तरी जो है ये भी 30 प्रश्नों की है। तो ठीक है, एक बार सभी साथी आएंगे और अपने सभी दोस्तों तक, साथियों तक, जो भी हैं आपके पास सोशल मीडिया साधन है वहां तक बिल्कुल शेयर कर देंगे। तो आ जाओ मेरे भाई, आज हम देखते हैं दूसरी क्लास आज हमारी हो जाएगी इस पे। और ये दूसरी क्लास ये भी एमसीक्यू है, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड सवाल जो भी आते हैं इसमें 4 विकल्प होते हैं। इन 4 विकल्प में जैसे बिहार के अगर एग्जाम की बात करेंगे हम, तो बिहार के एग्जाम में 5 विकल्प होते हैं। बाकी जितने भी एग्जाम आते हैं वहाँ पे 4 विकल्प होते हैं। तो हिंदी साहित्य में ये सेट नंबर आज हमारा दूसरा हो जाएगा। इस दूसरे सेट के कितने सवाल हैं मेरे भाई? तो बोलो दूसरे सेट के पूरे 30 सवाल आपके सामने होंगे। इस 30 सवाल में देखो सभी के सभी सवाल कैसे हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। इसका टारगेट किस किस एग्जाम को किया जा रहा है? तो बोलोगे इस प्रश्नोत्तरी से एक तो यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी के लिए, एलटी के लिए, रीट के लिए, बीपीएससी के लिए भैया, और एक अभी एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी, है ना, यूपी ट्रिपल एसबी। ये भी याद रखना टीजीटी के फॉर्म भरा जा रहा है, इसके लिए भी टारगेट किया जा रहा है। इसमें इन इससे भी रिलेटेड सवाल डाले गए हैं। तो देखो ध्यान से, आज का पहला सवाल क्या होगा सेट नंबर 2 का? आपके सामने ये शानदार सवाल रखा गया है। सभी टीचर एग्जाम, जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं उन सभी टीचिंग एग्जाम के लिए ये बहुत ही आपके लिए अच्छा क्लास साबित होगा। बिल्कुल देखेंगे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ किस लेखक का है। तो सभी साथी बताएंगे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लेखन अगर हम बात करेंगे तो ये किसका है। एक और मैं पूछूंगा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ये किसकी रचना है। तो मैं यहाँ एक और लिख सकता हूँ आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। लिखेंगे आप आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अब एक बात मुझे मेरे भाई बताना, अगर मैं पूछूंगा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ किसका है, तो बिल्कुल इस चीज से आपको अनुमान लग गया होगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ये किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो बिल्कुल एक चीज ध्यान देना, अगर मैं पूछूंगा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास या कहा जाए आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये दोनों रचनाएं किसकी हो जाएंगी? तो बोलोगे ये जो भैया ग्रंथ है ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। ये किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं है? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, नामवर सिंह जी का क्या है? आपसे मैं पूछता हूँ नामवर सिंह जी का क्या है? तो बोलोगे आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। क्या बोलेंगे? आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। बिल्कुल नामवर सिंह जी का लिख सकते हो, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, इनका लिख लो। आधुनिक हिंदी साहित्य की आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां बिल्कुल मेरे भाई लिखेंगे, इनकी रचना लिखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। अगर सुमन राजे की हम बात करते हैं बिल्कुल लिखेंगे सुमन राजे के हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इनका याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है, आधा इतिहास तो बिल्कुल याद होना चाहिए। और इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चन सिंह हो जाएंगे। बच्चन सिंह, दूधनाथ सिंह का कोई नहीं है। बिल्कुल सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, नामवर सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, और आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करेंगे तब भी कौन हो जाएंगे? डॉक्टर बच्चन सिंह। और आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां तो बोलोगे भैया नामवर सिंह।
और आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। बिल्कुल ये 2-3 बार आप बोल लेंगे याद हो जाएगा। आगे आते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो आप जानते हैं भैया कि अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो बिल्कुल याद रखना चाहिए इनके बारे में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो आधुनिक काल को क्या नाम दिए हैं और किस नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल याद रखना भैया कि अगर हम इनकी बात करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वर्तमान काल नहीं कहे हैं न, उक्त में से किसी नाम से नहीं भैया, उत्थान काल भी नहीं। कौन सा काल बोले इन्होंने? गद्य काल के नाम से बोला है। ठीक है, कौन सा काल हो जाएगा? गद्य काल के नाम से। अगले सवाल पे आते हैं, सॉरी तीसरा सवाल देखेंगे। मिस्र बंधु विनोद ये किसकी रचना है? बिल्कुल आप बताएंगे। चलिए, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो आप जानते हैं मिस्र बंधु विनोद किसकी रचना है? बोलेंगे सर मिस्र बंधु विनोद जो है, आप लिखेंगे भी मिस्र बंधु विनोद, ये रचना किसकी है? तो बोलोगे सर मिस्र बंधु विनोद। इसके रचनाकार कौन है? मिस्र बंधु लोग हैं, मिस्र बंधु हैं। और इस मिस्र बंधु में कितने लोग? 3 हैं। एक बोलेंगे कौन है भैया? गणेश बिहारी मिश्र, आप लिख पाएंगे यहाँ पे गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, गणेश बिहारी मिश्र लिखेंगे। और एक लिखेंगे आप सुखदेव बिहारी मिश्र। क्या लिखेंगे? सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। और एक और लिखेंगे मेरे भाई, कौन? श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। बिल्कुल इनको याद रखना चाहिए आपको, श्याम बिहारी मिश्र। ये 3 हो जाएंगे मिश्र बंधु विनोद में, है ना। मिश्र बंधु, ये तीनों बंधु भाई जो हैं, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, ये तीनों लोगों ने मिलकर किसकी रचना की? तो बोलेंगे भैया मिश्र बंधु विनोद की रचना की। याद रखिए इसके कितने भाग हैं? बोलेंगे इसके 4 भाग हैं। कितने भैया? 4 भाग हैं, है ना। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन आप लिखेंगे, प्रथम 3 भाग का प्रकाशन, प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ बताओ? तो बोलोगे सर प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो हुआ था वो 1913 में हुआ था। और चौथे भाग के प्रकाशन की बात करेंगे आपसे, तो बोलोगे चौथे भाग का प्रकाशन, चौथे भाग का प्रकाशन जो हुआ था वो 1934 में हुआ था। चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। अगर मैं बोलूंगा मिस्र बंधु विनोद में कितने कुल कवि हैं, कुल कवियों की संख्या लिख पाएंगे, कुल कवियों की संख्या, कुल कवियों की संख्या कितनी? बोलोगे साथी मिस्र बंधु विनोद में कुल कवियों की संख्या कितनी है? तो 5000 है। कुल कितने कवि हैं? तो 5000 कवि इसमें रखे गए हैं। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल इसको ऐसे सामने रखो, एक बार बोलो ऐसे, मिस्र बंधु विनोद किसकी रचना? बोलोगे मिस्र बंधुओं की है। कितने भाई हैं? तो बोलोगे बंधु भाई हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। इसके कितने भाग हैं? तो बोलेंगे मेरे भाई इसके 4 भाग हैं। पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ है, चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ है। अगर हम आपसे पूछेंगे इनमें कुल कितने कवि हैं, तो बोलोगे इसमें कुल 5000 कवियों का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल इस चीज को याद रखना। तो इसमें आपसे पूछा चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ, तो बोलोगे सर चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ है। 1913 में 3 भाग का प्रकाशन हो गया, 1910 और 1900 यहाँ पे तर्कशील नहीं है। ठीक है, नोट करना चाहते हो तो बिल्कुल आप नोट करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। एक एक बार मेरे भाई सब साथी बोलते चलेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से याद हो जाएगा। आ जाओ आगे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लेखक कौन है? अगर हम बोलेंगे आपसे हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास लेखक कौन है, श्री ब्रज रत्नदास बिल्कुल नहीं रखेंगे, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, बहुत ही शानदार आंसर होगा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो होते हैं मेरे भाई वो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल आप पढ़ेंगे। 5वां सवाल आपके सामने रखा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य के विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ है और उस इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? बोलेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य विमर्श। इसके लेखक की अगर आपसे बात की जाएगी, क्या बियोगे हरि है? नहीं भैया बियोगे हरि नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
ये देखो डॉक्टर लगा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन से? हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का, और एक बताओ 1952 की रचना है ना? तो ये चीज है। पद्म पूर्णलाल बख्शी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के विमर्श की बात करेंगे तो हिंदी साहित्य के विमर्श में पद्म पूर्णलाल बख्शी। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? बिल्कुल बताएंगे साथी। हिंदी नवरत्न के लेखक, बहुत शानदार जवाब होना चाहिए आपको। और ये रचना कब लिखी गई है तो ये भी बताना आपको। हिंदी नवरत्न की बात करेंगे तो ये 1910 में की गई है। लेकिन इसको बताओ किसने किया? देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, हमें देखो प्रताप नारायण मिश्र, ये भी नहीं। तो बोलेंगे कौन सा सही हो जाएगा? बोलोगे मिश्र बंधु। इस रचना का सन कब प्रकाशन हुआ? तो बोलोगे प्रकाशन इसका 1910 में हुआ है। प्रकाशन कब हुआ भैया? 1910 में हुआ है। बिल्कुल याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहां पे देखो क्या लिखोगे भाई, एक चीज और ध्यान देना। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास, देखो ध्यान से, ये हिंदी में है। किस भाषा में भाई? बोलोगे सर ये हिंदी भाषा में है। देखो हिंदी में ही है ना? ये हिंदी भाषा की बात कर रहा है। हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन भैया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। देखो शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल। तो बिल्कुल इसका जवाब क्या हो जाएगा? आप सभी जवाब देंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी में किसने लिखा? बताओ। तो बोलोगे भैया इसका सबसे पहले लेखन कार्य जो किया गया था वो शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया था। किसने किया था? शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया था। अब हम आपसे पूछते हैं शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से किया था? तो बिल्कुल याद रखना भैया, शिव सिंह सरोज। किस नाम से? शिव सिंह सरोज, है ना? शिव सिंह सरोज, ये रचना थी इनकी। कब इसका प्रकाशन हुआ? तो बोल सकते हो सर इसका प्रकाशन जो हुआ था 1883। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सब पूछा जाता है ये सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना मेरे भाई, क्योंकि ये प्रकाशन वर्ष इसका पूछा जाता तो बोलेंगे इसका प्रकाशन वर्ष 1883 में। शिव सिंह सरोज किस भाषा में है? तो बोलोगे साथी ये हिंदी भाषा में है। किस में है मेरे भाई? तो बोलोगे हिंदी भाषा। बिल्कुल याद हो जाएगा। हिंदी में हिंदी का साहित्य इतिहास कौन सा है? बोलोगे शिव सिंह सरोज है। किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने, सॉरी शिव सिंह सरोज है, शिव सिंह सेंगर ने लिखा। इसका प्रकाशन वर्ष 1883 है। बिल्कुल आप नोट करेंगे। और आप जानते हो ना, अगर मैं गारसा द तासी की बात करूंगा तो गारसा द तासी की कौन सी है? बिल्कुल याद रखना चाहिए। गारसा द तासी जो भी है, इस्तवार दाला लेत्रे त्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, है ना? गारसा दत्तासी कौन है? इस्तवार द ला लितरेते और एंदुई हिंदुस्तानी, रचनाकार गारसा दत्तासी। भाषा कौन सी है? फ्रेंच। इसका प्रकाशन अगर बोला जाए तो बोलोगे एक तो हुआ था 1839 में, उसके बाद दूसरे भाग का 1847 में, अंतिम 3 भागों का जो किया गया था उसका कब किया गया? तो बोलोगे भैया उसका 1871 में किया गया था। बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर इतिहास ग्रंथ की नाम लेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ये कब? 1929 में। ठीक है, सबसे प्रामाणिक माना जाता है। जॉर्ज गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन का बताओ तो। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बहुत शानदार जवाब हो जाएगा। इस सवाल पे आते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? ये सवाल का प्रकृति से, संस्कृत से, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, या पाली से? तो बिल्कुल बताइएगा कि आचार्य शुक्ल के अनुसार, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से मानते हैं? तो बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको भैया, इसका जो समय हो जाएगा वो कहाँ से माना जाएगा? तो प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। कहाँ से? प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। जैसे प्रकृति की बोलते हैं तो राजा भोज के समय से, ऐसा बोला जाता है कि राजा भोज के समय से, कहानी है ना राजा भोज, तो राजा भोज के समय से प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था तक, अंतिम अपभ्रंश अवस्था तक, अंतिम अपभ्रंश अवस्था तक माना जाता है। ठीक है, बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
देख लो भाई, एक बार ध्यान से देखना। अगर मैं इसके सन की बात करते हैं तो बोलो कब से कब तक माना जाता है। अगर इसके हम सन की बात करते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हो आप इसके सन की बात। तो बोलते हो ना 1075 विक्रम संवत 1050 से लेकर के 1375 तक। ठीक है, सॉरी 1375 तक रखेंगे। संवत 1075 से लेकर के 1375 विक्रमी, और 1375 से लेकर के आपको पता है मेरे भाई 1700 विक्रमी तक, और 1700 से लेकर के इसको मानते हैं 1900 तक, और 1900 से लेकर के कितना तक 1900 से लेकर के कितने वर्ष तक बताओ जल्दी से। अच्छा सॉरी, 1900 से लेकर के 1900 अब तक लिख सकते हो, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे लिख दो अब तक, 1918 या अब तक। तो ये भी जानते हो ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका नाम अलग रखे, इनका नाम रखे थे आदिकाल या वीरगाथा काल बोलते हैं, आदिकाल या वीरगाथा काल। इसका नाम क्या रखा भैया, भक्ति काल या पूर्व, वहां देखो देखो, पूर्व मध्य काल या भक्ति काल बोलते हैं। इसका नाम क्या रखा गया, रीति काल या उत्तर मध्य काल, है ना। और इसका काल क्या रखे, आधुनिक काल या रखा गया है गद्य काल, आधुनिक काल या गद्य काल। तो बिल्कुल इन चीजों को आप बता सकते हो। अगर इसके समय की बात करेंगे, प्रकृति के अंतिम अभ्रंश की अवस्था की बात करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ से बोल सकते हो, एक तो ये चीज बोल सकते हो 1050 से लेकर के 1375 तक। अगर ये तो विक्रम संवत में है, ये देखो ना विक्रम संवत 1075, सॉरी 1050 से लेकर 1050 से लेकर कहाँ तक 1375 तक, ये विक्रमी संवत में है। लेकिन अगर मैं सन की बात करूंगा तो आप जानते हैं सन बनाने के लिए 57 वर्ष हम कम कर लेते हैं। तो सन की बात करेंगे 57 वर्ष कम करेंगे, 933 ईस्वी से लेकर के कितना तक भैया, 1318 ईस्वी तक, 1318 ईस्वी तक। ठीक है ना। आप जानते हो विक्रमी संवत से, विक्रमी संवत को में -57 वर्ष कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा, ईस्वी में बदल जाएगा। इतनी बात आप समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे बताओ भाई, क्लियर हो जाएगा ना ये चीज। चलो आ जाओ आगे, इस सवाल का जवाब देना आप। इसमें से काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक में कौन नहीं है, बिल्कुल बताना। इसमें से इसका मतलब 3 लोग तो होंगे, एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो नहीं होंगे। तो कौन है, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, ठाकुर शिव कुमार सिंह हैं, राम नारायण मिश्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। तो कौन सा भैया बताओ आप एक बार। अगर मैं बोलता हूं आपसे कि काशी नागरी प्रचारी जो सभा है, इस काशी नागरिणी प्रचारणी सभा की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो काशी नागरिणी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष या सभापति कौन नहीं थे, संस्थापक कौन नहीं थे। तो इसका सदस्य कौन कौन है, एक तो बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं, बिल्कुल शानदार जवाब होना चाहिए सर, बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। देखो बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं, राम ठाकुर शिव कुमार सिंह जी भी हैं, ठीक है, और राम नारायण मिश्र भी हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ पे नहीं होंगे, रामचंद्र शुक्ल जी नहीं होंगे। तो इनका राइट आंसर क्या होगा, बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं पूछता हूँ काशी नागरी की स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे पूछी जाए भैया इसकी स्थापना वर्ष बताओ, स्थापना वर्ष, है ना, कहाँ हुआ था, स्थान बताओ। तो बिल्कुल याद होना चाहिए सर, इसका जो स्थापना वर्ष है 1893 ईस्वी में। कब, 1893। कहाँ पे हुआ सर, बनारस, बनारस या इसी को वाराणसी बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हो साथी, वाराणसी बोलते हैं, या इसी को काशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काशी बोलते हैं। इसके प्रथम सभापति की बात की जाए तो इसके लिखेंगे प्रथम सभापति कौन थे, तो बोलोगे राधा कृष्ण दास। इसके प्रथम सभापति कौन थे, तो राधा कृष्ण दास। बोलो याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा। श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र, ये तीनों लोग काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में थे, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं थे। इसकी स्थापना कब की गई, तो 1893 ईस्वी में की गई। कहाँ पे की गई, बोलोगे काशी में की गई है या वाराणसी में की गई है। भैया इसके प्रथम प्रथम सभापति कौन थे, तो याद रखना इसके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे, राधा कृष्ण दास थे। बहुत ही शानदार सवाल था। आ जाओ आगे, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है।
माने जो साहित्य है वो जन समूह, जनता जो है उसके जन समूहों के हृदय का क्या है, विकास है। इस चीज के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दी थी, कि बालकृष्ण भट्ट जी ने दी थी, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दी थी, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी थी? तो बोले कि भैया ये जो पंक्ति है बिल्कुल इस बातों को आपको याद रखना चाहिए। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाते हैं, राम कुमार वर्मा हो जाते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाते हैं। इनकी जो भी उक्तियां हैं, जो भी साहित्य के प्रति पंक्तियां कहे हैं, उन सभी चर्चित पंक्तियों को आपको याद रखना चाहिए। वैसे एक पंक्ति आपके सामने ये भी एक साहित्य जन समूहों के हृदय का विकास है। ये किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट की पंक्ति है। किसकी हो जाएगी पंक्ति? तो बोलेंगे भैया बालकृष्ण भट्ट की पंक्ति है, बिल्कुल याद रखना। आगे हम सवाल नंबर आगे आते हैं। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? बिल्कुल शानदार सवाल है कि भैया कौन से ऐसे इतिहास लेखक हैं, कौन से ऐसे इतिहास लेखक हैं जिनके इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले किसका मिलता है, काल विभाजन का? है ना, काल विभाजन सबसे पहले किसके इतिहास ग्रंथ में? क्या शिव सिंह सेंगर के, महेश दत्त शुक्ल के, कि मौलवी करीमुद्दीन के? भैया डी वाला ऑप्शन आपके सामने है, जॉर्ज ग्रिहर्सन के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल शानदार जवाब होगा भैया शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रिहर्सन के। किसके? जॉर्ज ग्रिहर्सन के। आप जानते हैं जॉर्ज, इसमें देखो कितने भागों में बांट के रखा गया था, 11 भागों में बांट के रखा गया था। अगर हम सबकी बात करते हैं, जैसे सबसे पहला कहा गया था चारण काल, सबसे पहला क्या नाम दिया गया था? चारण काल नाम दिया गया था। 11 भागों में बांट के रखे थे ना। दूसरे भाग का नाम याद रखेंगे, दूसरे भाग का नाम इन्होंने रखा था 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। आप लिखेंगे 15वीं सदी का, है ना, 15वीं सदी का पुनर्धार्मिक, देखो 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। क्या हो जाएगा? धार्मिक पुनर्जागरण काल। यहाँ पे लिख पाएंगे धार्मिक पुनर्जागरण काल, धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा लिखेंगे जायसी की प्रेम कविता। यहाँ पे आप लिखेंगे जायसी की प्रेम कविता। जायसी की क्या भी, एक बार आप साथ साथ बोलते चलेंगे, आपको याद होता चलेगा। जायसी की प्रेम कविता। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, आप लिखेंगे ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, कृष्ण संप्रदाय हो जाएगा। अगला लिखेंगे आप, पांचवा लिखेंगे मेरे भाई मुगल दरबार। क्या लिखोगे? मुगल दरबार हो जाएगा। छठवां लिखेंगे तुल दरबार हो जाएगा। ठीक है, छठवां हो जाता है तुलसीदास। कौन सा लिखेंगे? तुलसीदास लिख लेंगे। छठवां कौन सा है? तुलसीदास है। सातवां लिखेंगे रीति काव्य। क्या लिखो साथी? रीति काव्य भाई हो जाएगा। और आठवां लिख लेंगे आप, आठवां तुलसीदास के अन्य परवर्ती। क्या लिखोगे? तुलसीदास के अन्य परवर्ती, अन्य परवर्ती हो जाएंगे। लिखेंगे नौवां लिखोगे आप भाई क्या? 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी हो जाएगा, 18वीं शताब्दी। और नौवां के बाद 10वां लिखेंगे आप देखो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। 11वां लिखेंगे महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान, के शासनकाल में हिंदुस्तान। एक बार ध्यान देना, ये चीजें अगर आपको याद हो जाती हैं बेहतर है, नहीं याद होता तब भी 2-3 बार आप पढ़ लेंगे, कभी विकल्प में देखेंगे तो कौन सा है कौन सा नहीं, तो बिल्कुल याद हो जाएगा। पहला कौन सा मेरे भाई? चारण काल। पहला कौन सा याद होना चाहिए? पहला है चारण काल, दूसरा 15वीं सदी का पुनर्जागरण काल, जायसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा हो जाएगा मुगल दरबार, छठवां तुलसीदास और सातवां रीति काव्य। तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। ये 11 संप्रदाय
जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, है ना, पहली बार किया गया काल विभाजन किसके अनुसार भैया, बोलोगे हिंदी साहित्य में। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अगला सवाल आपके सामने है मेरे भाई, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो बिल्कुल याद रखना चाहिए, वीर काल किसने कहा है। प्रथम काल का मतलब क्या हो जाएगा सर? प्रथम काल को आदि काल के नाम से कहा जाता है, तो आदि काल को वीर काल किसने कहा? तो बिल्कुल याद होने सर, आदि काल को वीर काल कहने वाले प्रथम काल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ प्रथम काल को कहा गया है वीर काल। देखो, प्रथम काल का नाम क्या? आदि काल। और आदि काल को वीर काल किसने कहा? अब आपको क्लियर हो गया होगा सर, प्रथम काल अर्थात आदि काल, और आदि काल को वीर काल कहने वाले व्यक्ति का नाम कौन हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ आगे। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल आप बताएंगे सर, अमीर खुसरो का अब्दुल रईस खुसरो नहीं है, अब्दुल खालिक खुसरो ये भी नहीं, अब्दुल फजल खा नहीं, अबुल हसन भी बोल सकते हो, या अबुल हसन यामनुद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम था। मैं पूछता हूँ इनके गुरु का नाम क्या है? अमीर खुसरो के गुरु जी का क्या नाम था? बताना एक बार। तो बोलो सर, इनके गुरु का नाम था क्या? भी बताओ आप, एक सभी बार बताओ भैया, इनके गुरु का नाम क्या था? तो बोलेंगे इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। इन्हें हिंदी का जनक, हिंदी के खड़ी बोली का जनक मानते हैं। इनकी खालिक बारी, अमीर खुसरो की खुसरो पहेलियां, मुकरियां, ये सब इनकी रचनाएं थी। तो बिल्कुल याद रखेंगे, अमीर खुसरो की जो गुरु का नाम था वो क्या था? बोलोगे भैया इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। आप लिखोगे निजामुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, क्या नाम हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया है इनके गुरु का नाम। ठीक है, और भी कुछ लिखना चाहते हो? बोलोगे खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, लिख लेंगे आप, खड़ी बोली के आदि कवि हैं, खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, या इन्हीं को हम बोल सकते हैं खड़ी बोली के जनक भी कहे जाते हैं। खड़ी बोली के जनक, खड़ी बोली के क्या कहे जाते हैं भाई? खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं। और साथ साथ और लिखना, इनकी रचना लिख लो। इनकी रचना कौन कौन सी है? बोलेंगे सर खालिक बारी है, क्या हो जाएगा? खालिक बारी, मुकरियां, पहेलियां, देखो मुकरियां लिखेंगे, पहेलियां, है ना, पहेलियां, गजल लिख लो आप, गजल, दो सुखने, सखुने या दो सुखने, दो सुखने आदि इनकी ये सब रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, देखो ध्यान से, उद्गम और विकास ये इस किस लेखक की है? उद्गम और विकास किस लेखक की है? उद्भव और विकास वो अलग है, उद्गम एवं विकास तो क्या राम डॉक्टर नागेंद्र की है, रामचंद्र शुक्ल की है, उदय नारायण त्रिपाठी तिवारी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? बताइएगा आप, यहाँ से आप सभी बताएंगे उद्गम और विकास किसका है? तो बिल्कुल साथी बताएंगे। अगर देखो यहाँ पे मेरे भाई, अगर यहाँ पे उद्गम लिखा की जगह हिंदी यहाँ उद्भव और विकास लिखा होता, उद्भव और विकास, तो किसका हम मान लेते? तो बोलो कि अगर उद्भव और विकास लिखा होता तो हजारी प्रसाद द्विवेदी रहते, लेकिन ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी तो गलत हो गए। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी है नहीं तो क्या होगा भैया? रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, क्या लिखोगे? हिंदी साहित्य का इतिहास। और इस हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करेंगे तो ये कब रचना में आई? 1929 में प्रकाशन में आई। डॉक्टर नगेंद्र नहीं है, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा उदय नारायण मिश्र। अंतर क्या? उद्गम है, ये उद्भव है। और विकास गलती हो जाती, उद्गम और विकास मारेंगे फटाक से आप हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि पूरी तरह से गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, उदय नारायण तिवारी। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। हिंदी नवरत्न का रचना काल, तो हिंदी नवरत्न कितना? मिश्र बंधु। रचना काल भैया 1910। अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन को जस्ट करवाया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। साहित्य के इतिहास लेखन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित कथन किसका है? लिखा गया यहां से, प्रत्येक देश का साहित्य, बहुत ही शानदार लाइन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मान चलते हैं। आप देखेंगे बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है।
तब यह निश्चित होता है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसका अर्थ ये था कि अगर जब जैसे जैसे जनता के जो चित्त माने उसके मन में बदलाव देखने को मिलेगा, जब जनता के मन में बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक उसके साहित्य में भी परिवर्तन होने लगता है। ये पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। बिल्कुल एकदम रट के रखो ये लाइन। ये जो पंक्तियां हैं इसमें कुछ बदलाव नहीं किया जाता, हूबहू पंक्तियां आती हैं। तो इन पंक्तियों को आपको बिल्कुल 2 3 4 बार पढ़ के दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना है। आ जाओ भाई आगे। अगला सवाल आपके सामने है 17 नंबर क्वेश्चन। बहुत शानदार जवाब होना चाहिए, बताइए अब क्या होगा। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? बताना। संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था, बताइए आप। तो बोलोगे सर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा लक्ष्मण सिंह। तो बिल्कुल याद रखना मेरे भाई, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लेने वाले कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह है। कौन है मेरे भाई? तो बोलोगे सर राजा लक्ष्मण सिंह है। बिल्कुल, यहाँ पे शिव प्रसाद सितारे हिंद भी गलत है, ईश्वर चंद भी गलत है, गंगा प्रसाद शुक्ल भी गलत है। आओ अगले सवाल पे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं खड़ी बोली के जनक किसे मानते हैं? बोलोगे खड़ी बोली जनक अमीर खुसरो हैं। तो जब अमीर खुसरो ही जनक है तो स्टार्ट भी इन्होंने किया था। जब स्टार्ट किया था इन्हीं की पहली रचना मानेंगे कौन सी? अमीर खुसरो। बोल पाओगे ना? ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्या भैया भरत मुनि ने किया, पतंजलि ने किया, राजशेखर ने किया, भामह ने किया? तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो किया गया था वो किसने किया था? पतंजलि ने किया था। एक और चीज याद रखना, आप सभी बताएंगे मेरे भाई, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? याद रखना, अपभ्रंश का वाल्मीकि। आप बताएंगे अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि। मैं पूछता हूं आपसे, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहते हैं? अपभ्रंश का भवभूति। ठीक है, एक और लिखना, अपभ्रंश का भवभूति हो गया, और लिखेंगे अपभ्रंश का, देखो भरत लिख लो, अपभ्रंश का भवभूति, अपभ्रंश का वाल्मीकि। अगर मैं अपभ्रंश के भवभूति की बात करेंगे तो वो कौन है? अपभ्रंश के भवभूति है पुष्पदंत। कौन है? पुष्पदंत। और अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू। ठीक है, एक चीज और लिखना, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पतंजलि ने किया। ये तो आप जान ही चुके हो। एक लाइन और लिखना मेरे भाई, भरत मुनि ने, ये भरत मुनि जो इन्होंने क्या कहा, तो लिखोगे भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा है? देश भाषा। अपभ्रंश को देश भाषा कहे हैं। अपभ्रंश को क्या कहें? देश भाषा कहे हैं। ठीक है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहे हैं। ये भी पंक्ति आपको याद रखनी चाहिए। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो बिल्कुल याद रखना, लौकिक चरित काव्य कौन सा ग्रंथ माना जाएगा? कौन सा लौकिक चरित काव्य? क्या भविष्यत कहा, योगसार जो इंदु, परमात्मा प्रकाश, पाहुड़ दोहा? पाहुड़ दोहा किसका भी है? रोडा कवि का। तो बिल्कुल बताओ इसमें से कौन सा है? लौकिक साहित्य के नाम से किसे जानते हैं? बोलो। अगर हम भविष्यत कहा किसका है? बताओ। धनपाल का है ये। भविष्यत किसने कहा मेरे भाई? धनपाल ने। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ योगसार, योगसार किसका है? योगसार और परमात्मा प्रकाश, ये दोनों जो इंदु का है। किसका है? जो इंदु का। और अगर मैं पूछूंगा पाहुड़ दोहा, तो ये है राम सिंह का। किसका हो जाएगा? राम सिंह का। इसमें कौन सा सही होगा? आप इसका जरूर आंसर बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ा हूं, बताना कौन सा इसमें सही होगा।
ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? बिल्कुल याद रखना चाहिए भैया, नाथ संप्रदाय के जनक जो माने जाते हैं गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ माने जाते हैं। बिल्कुल इसके बारे में पूरा डिटेल से आप लिख सकते हो, थोड़ी कुछ बातें लिख लो। जैसे मैं बोलता हूँ नाथ संप्रदाय, अगर नाथ संप्रदाय की बात की जाती है तो इसके जो जनक हैं, ये इसके जो प्रवर्तक हैं, वो संस्थापक कौन है? गोरखनाथ हैं। ठीक है, इसमें नाथ संप्रदाय की बात करते हैं तो इसके जो संस्थापक वो कौन है? गोरखनाथ है। और याद रखना, नाथ संप्रदाय के जो आराध्य देव कौन है? नाथ संप्रदाय के आराध्य देव कौन है? तो बोलोगे सर नाथ संप्रदाय के आराध्य देव भगवान शिव हैं। कौन है? शिव हैं। एक चीज और याद रखना भैया, नाथों की संख्या कितनी है नाथ संप्रदाय में? तो याद रखना चाहिए मेरे भाई, नाथों की जो संख्या है वो 9 है। नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या 9 है। एक चीज और जानना, ये किस योग से संबंधित है? हठ योग से। हठ योग से, हठ योग, सॉरी हठ योग के लिखना, हठ योग की साधना पद्धति, हठ योग की साधना पद्धति, हठ योगनी साधना पद्धति पर आधारित है। सॉरी आधारित है, आधारित है। जिसमें देखो हा का अर्थ क्या होता है? इस हठ में हा का अर्थ सूर्य होता है। इस हा का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? सूर्य होता है। और ठा का अर्थ क्या होता है? तो बोलोगे ठा का अर्थ चंद्र होता है या चंद्रमा होता है। एक और चीज याद रखना यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछता हूँ आठों, है ना, पूरे के पूरे जो 8 आपके 9 नाथ हैं, उन 9 नाथों का नाम बताओ। तो याद रखना 9 नाथ कौन कौन से हैं, है ना। ये किस शाखा से निकला? ब्रजयान शाखा से, बिल्कुल लिख सकते हो, ब्रजयान शाखा से निकला है। किस शाखा से निकला? ब्रजयान शाखा से, ब्रजयान शाखा से निकला है। ठीक है, अभी मैं पूछता हूँ 9 नाथ कौन कौन से? बिल्कुल लिख पाएंगे 9 नाथ, देखेंगे। देखो 9 नाथ कौन कौन से हैं। सबसे पहला नाथ लिखेंगे आप मेरे भाई, नागार्जुन है, जड़ भरत है ना। लिखेंगे आप नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र। पहला लिखना नागार्जुन, नागार्जुन हो जाएंगे। दूसरा लिखोगे जड़ भरत, क्या लिखेंगे? जड़ भरत हो जाएंगे। तीसरा आप लिखोगे हरिश्चंद्र, क्या लिखोगे भाई? हरिश्चंद्र। ठीक है, चौथा लिखना चरपटनाथ, या ऐसे लिखो पहले भीमनाथ, गोरखनाथ, ऐसे चौथा लिखो भीमनाथ, भीमनाथ हो जाएगा। गोरखनाथ हो जाएगा, गोरखनाथ। और लिखेंगे चरपटनाथ, लिख लेंगे। क्या लिखोगे? चरपटनाथ लिख लो, चरपटनाथ लिख लो भैया। जालंधर नाथ हो जाएगा सातवां, जालंधर नाथ, है ना, जालंधर नाथ हो जाएगा। मल्ल्यार्जुन हो जाएगा, एक आठवां लिखेंगे मल्ल्यार्जुन, मल्ल्यार्जुन हो जाएगा। एक नौवां बताओ कौन सा छूट रहा? तो बोलोगे सर सत्यनाथ छूट रहा है, सत्यनाथ। ये 9 हैं आपके पास, 9 नाथ हैं, ये 9 नाथ आपके पास हैं, बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। 9 नाथ बिल्कुल याद रखेंगे। ध्यान से देखो, यहां तक क्लियर हुआ ना आपको? क्लियर हो जाएगा ना मेरे भाई। नाथ संप्रदाय गोरखनाथ आराध्य देव शिव है ना। यहाँ पे नाथों की संख्या 9 है। 9 नाथ कौन? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ, मल्ल्यार्जुन, सत्यनाथ। ये 9 नाथ हैं। ये ब्रजयान शाखा से निकला हुआ नाथ संप्रदाय है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, महापुराण के रचनाकार कौन है? बिल्कुल बताएंगे, अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान को अदहमाण भी कहते हैं। इन्हीं को देखो क्या बोलते हैं? अदहमाण, अदहमाण भी बोलते हैं। अब्दुल रहमान या अदहमाण भी बोलते हैं। धनपाल है, पुष्पदंत स्वयंभू है। तो महापुराण के कौन हो जाएंगे? बिल्कुल याद रखेंगे सर, महापुराण के पुष्पदंत हैं। कौन है? पुष्पदंत है महापुराण के। इनकी रचना बता दो, पुष्पदंत की रचना क्या क्या है? तो बोलोगे सर इनकी जो रचना है, इनकी रचना की बात की जाए तो एक तो हृदय कुमार चरियु है, एक हृदय कुमार चरियु,
चरियु, एक जसहर चरियु है। कौन है? जसहर चरियु। एक ड़य कुमार चरियु है, दूसरा जसहर चरियु है। यहाँ और कुछ बताओ भैया आप। पुष्पदंत को क्या कहते हैं? अभी हमने लिखा है पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहते हैं। इनको हिंदी का भवभूति कहते हैं। हिंदी का भवभूति कहते हैं। हिंदी का भवभूति कहते हैं, है ना। और जो ये महापुराण है, ये कैसा ग्रंथ है? मैं याद रखना भैया, ये आदिकालीन ग्रंथ है। बिल्कुल इस बात को लिख सकते हो भैया, ये आदिकालीन ग्रंथ है। ठीक है ना। ये कैसा ग्रंथ है? बोलोगे साथी, ये आदिकालीन ग्रंथ है। बिल्कुल लिख पाएंगे भैया। ठीक है। इन्हीं पुष्पदंत को भाखा की जड़ और हिंदी का प्रथम कवि किसने मांगा? बिल्कुल याद रखना। इन्हीं को जो भाखा की जड़ और या फिर हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो बिल्कुल शिव सिंह सेंगर जी ने माना। इस बात को भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भैया इनको जो है हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि और क्या माना भैया? भाखा की जड़। भाखा की जड़ किसने माना? तो बिल्कुल याद रख पाओगे भैया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सॉरी, शिव सिंह सेंगर ने। किसने माना? शिव सिंह सेंगर ने। इनको किसने माना? तो शिव सिंह सेंगर जी ने माना है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला सवाल है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना। सरहप्पा। इनकी रचना क्या नाम क्या है? दोहा कोश। दोहा कोश। चंद्रबरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने हैं। बिल्कुल याद रखना मेरे भाई। ठीक है। लुईपा कौन है? बिल्कुल बताओगे। ये लुईपा सिद्धों में से एक आते हैं। इन सिद्धियों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है? तो बिल्कुल याद रखना, सरहस्सा नहीं है ये गलत हो गया भैया, सरहप्पा है। क्या? सरहप्पा। यहाँ सरहस्सा हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। ये सरहप्पा है, मच्छंदर नाथ है, कांढप्पा है, गोरखनाथ है। तो बिल्कुल याद रखना चाहिए सिद्धों में और नाथों में सबसे पुराने कौन से माने जाते हैं? सर मतेंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ? देखो, मच्छंदर नाथ या इन्हों को बोलते हैं क्या? मतेंद्र नाथ बोलते हो आप। इन्हीं को मच्छेंद्र नाथ या मतेंद्र नाथ बोलते हैं। ये सबसे पुराने सिद्धों और किसमें? सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या था? तो राजवती था, रूपवती था, मृणालवती था, राजमती था। तो बिल्कुल बता पाएंगे सर। बीसल देव रासो किसकी रचना है ये बताओ पहले। तो बोलोगे बीसल देव रासो नरपति नाल की। नरपति नाल कब रचना प्रकाशन में आई? तो 1212 ईस्वी में। अब बताओ आप, 1212 में इसके जो प्रधान रस है वो कौन सा है? तो इसका प्रधान रस मेरे भाई वीर रस और श्रृंगार रस है। बिल्कुल लिख पाओगे। इसका प्रधान रस कौन सा है? तो वीर रस और श्रृंगार रस है। प्रधान रस कौन सा है? तो एक तो लिखोगे वीर रस और दूसरा कौन हो जाता है? श्रृंगार रस बोल सकते हैं। वीर रस और श्रृंगार रस। अगर और कुछ इसके बारे में लिख सकते हो तो सर्वप्रथम 12 मासा ऋतु का भी वर्णन इसी में मिलता है। तो आप लिख सकते हो मेरे भाई, सर्वप्रथम 12 मासा का 12 मासा ऋतु का 12 मासा ऋतु का वर्णन इसी में मिलता है। 12 मासा ऋतु का वर्णन मिलता है। एक चीज और ध्यान देना, अभी इस सवाल का जवाब आपने तो दिया ही नहीं। बोलो भाई, इस सवाल का जवाब क्या होगा? क्या आप बताएंगे? राजवती था? नहीं भैया। रूपमती नहीं, मृणावती, राजवती था। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे है, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? क्योंकि आपको पता भी है मैथिल कोकिल इन्हें ही कहा जाता है, राजशेखर भी कहा जाता है ना। तो देखो ध्यान से, इनको किस रचना के कारण कहा गया? बोलोगे सर कीर्ति पताका। ये अभी तक प्रकाशन ही इसका नहीं हुआ। ये किताब बन चुकी है, छप चुकी है, लेकिन अभी इसका प्रकाशन नहीं हुआ। लेकिन कीर्ति लता और कीर्ति पताका किस भाषा में? बिल्कुल याद रखना, ये भाषा अवहट्ट में है। ये किस भाषा में भैया? अवहट्ट भाषा में है। जबकि मैं इसकी बात करता हूँ पदावली, ये किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है। और इसी मैथिली भाषा के कारण, ये मैथिली भाषा में है और मैथिली भाषा के कारण विद्यापति प्रसिद्ध हुए।
इसी पदावली पदावली जो रचना है, ये पदावली रचना के कारण ये प्रसिद्ध हुए और यही इनकी देखो इन्हीं के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है, क्योंकि ये मैथिली भाषा में है। आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, किस राजा के दरबारी कवि थे ये? बताना। बिहार के हैं ना ये कवि, बिहार के किस राजा के कवि हैं ये? किसके आश्रय में रहते थे? बिल्कुल सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? सर्ग या समेत बोलोगे 69, है ना भाई? पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? बोलोगे 6-9 सर्ग हैं, अर्थात 69 सर्ग हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं और सवाल बताना, चंद्रबाला रास के रचयिता कौन है? बोलो भाई, चंद्रबाला रास। चंद्रबाला रास किसका है तो बोलो, बताओ यहाँ पे। पृथ्वीराज रासो, जिन जिन धर्म सूरी, ये गलत है। विजय सेन सूरी, जिन दत्त सूरी, आसु कवि। चंद्रबाला रास, आसु कवि, बहुत सही हो जाएगी, यही सही रहेगा। ठीक है, आ जाओ आगे सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो भी निराश होना पड़ता है। अगर भाषा की कसौटी पर अगर हम ग्रंथ को कसते हैं तब भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है ना। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। जो ग्रंथ लिखे गए उसमें कोई व्याकरण की व्यवस्था नहीं की गई है, सब आगे पीछे लिखे गए। इसी वजह कहा कि अगर हम उसको व्याकरण भाषा की कसौटी पर कसेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निराश होना पड़ेगा हमको। और ये बात किसने कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, है ना। तो बिल्कुल याद रखना, ये किसके आधार पर हैं? पृथ्वीराज रासो के। और यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माने हैं और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार अर्थात चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि माने हैं। तो इनकी बात भी बहुत ही शानदार याद रखना चाहिए आपको। अगला पॉइंट आपके सामने है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। किनकी वाणियों की भाषा को? भैया सिद्धों की वाणी की जो भाषा होती है उसे संध्या भाषा कहा गया या सांध्य भाषा कहा जाता है। बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट सवाल आपके सामने एक और है और वो अगला सवाल मेरे साथ ये कौन सा है? नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये आपके सामने है। और इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब आप कहाँ देंगे भैया? कमेंट बॉक्स में सभी लोग देंगे, सभी के कमेंट बॉक्स का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो आप बिल्कुल बताएंगे रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टाट, श्यामल दास, गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा। तो आपको पता है भैया 3 लोग माने हैं। एक तो प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन लोग हैं? तो सॉरी, देखो एक 3 चीजें याद रखना। एक तो प्रमाणिक कौन कौन लोग माने हैं, उन सबको आपको याद रखना। एक तो प्रमाणिक मानने वाले, एक क्या माने हैं? अर्ध प्रमाणिक, एक अर्ध प्रमाणिक माने हैं, है ना। एक अर्ध प्रमाणिक माने भैया, एक अर्ध प्रमाणिक है और तीसरा क्या है? एक अर्ध प्रमाणिक है और तीसरा क्या भैया? प्रमाणिक है, सॉरी अप्रमाणिक है, अप्रमाणिक। इन तीनों का कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जवाब देना कि भैया अर्ध प्रमाणिक कौन है, अप्रमाणिक कौन कौन लोग माने हैं और प्रमाणिक कौन कौन माने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो भी आप देना। आपको जरूर कमेंट बॉक्स में देना चाहिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक बार सभी साथी बताएंगे आपको बेहतरीन क्लास लगी होगी मेरे भाई। अगर आपको क्लास बहुत बेहतरीन लगी तो आप अपने अन्य साथी तक, अन्य भाई तक, अन्य दोस्त तक बिल्कुल शेयर कर देना। और साथ साथ ये क्लास डेली 7 बजे शाम में चलती है, तो बिल्कुल 7 बजे शाम में जुड़ना ना भूलें हमारे साथ। किस चैनल पे? हिंदी बाई रासल यूट्यूब चैनल पे। आप बिल्कुल ना भूलना, है ना। बिल्कुल नहीं भूलना मेरे भाई। आप अगर ये पूरी की पूरी क्लास पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या होगा भैया? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, हिंदी बाई राज सर के नाम से है। इस टेलीग्राम चैनल को आप जैसे ज्वाइन करेंगे आपको आराम से यहाँ पे पूरी की पूरी क्लास पीडीएफ मिल जाएगी और उसको लेकर के 1-2 बार आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ठीक है मेरे भाई, बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लास समाप्त हुई।